तो हेलो मेरे डियर साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार GW में। तो डियर साथियों, आज जो है ना हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर हमारा 6 चल रहा था, इस चैप्टर नंबर 6 की बेटा ये लास्ट वीडियो है, ठीक है ना सर। इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो भाई इसमें पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो है ना उनके आप जो यौगिक हैं उनके जो उपयोग और मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना भाई। चलो, तो पॉलीहेलो एल्केन में हमें भाई क्या क्या पढ़ा था, तो देखो पॉलीहेलो एल्केन में हमें किस किस के उपयोग देखना है, तो देखो डाइक्लोरोमेथेन जिसको मैथिलीन बोलते हैं इसके देखना है, क्लोरोफॉर्म के देखना है, आयोडोफॉर्म के देखना है, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड के देखना है, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरो कार्बन के देखना है, और DDT है ना, DDT के अनुप्रयोग या मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव देखना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई। अगर हम बात करें तो इनसे पेपर में जरूर क्वेश्चन आता है, मतलब हमने देखा था अगर 2025 की बात करें तो 2025 में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, है ना, और आता रहता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है इनके लिए, ठीक है ना। चलो, तो इनके अब जब इम्पोर्टेंट है तो भाई इम्पोर्टेंट चीज को हमें तो पढ़ना पड़ेगी, बिल्कुल सर पढ़ना पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट चीज है और इम्पोर्टेंट चीज को हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भैया डाइक्लोरोमेथिलेन जिसको हम मैथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा, है ना। डाइक्लोरोमेथेन या जिसको हम मैथिलीन क्लोराइड भी बोलते हैं, इसके उपयोग देखेंगे, इसके मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव देखेंगे। तो मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव और उपयोग है ना, दोनों ही हमारे पेपर में एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो मैथिलीन क्लोराइड जिसको डाइक्लोरोमेथेन बोलते हैं, इसका सूत्र आपका क्या है, CH2Cl2 है, ठीक है ना बेटा। चलो, अब इसके उपयोग क्या है, तो देखो पहला तो उपयोग बेटा इसका विलायक मतलब सॉल्वेंट के रूप में है ना। तो विलायक के रूप में, जैसे जल का उपयोग हम विलायक के रूप में करते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम जो मैथिलीन क्लोराइड है इसका उपयोग विलायक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तथा पेंट अपवर्तन मतलब पेंट रिमूवर, जैसे नाखून पर, जैसे मान के चलो किसी हमारे घर के जो गेट है उस पर पेंट लगा हुआ है, अगर उस पेंट को हमें रिमूव करना है, उस पेंट को हमें क्या करना है, हटाना है, तो भी हम मैथिलीन क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेंट रिमूवर में भी इसका उपयोग हम करते हैं ना। तो विलायक में है ना, सॉल्वेंट के रूप में, पेंट रिमूवर में इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा, एरोसोल में प्रणोदक के रूप में, जो एरोसोल होता है ना, उसमें हम प्रणोदक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। औषधि निर्माण प्रक्रिया में विलायक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बोल रहे होगे सर एरोसोल में प्रणोदक के रूप में क्या होता है, ये तो हमें समझ में नहीं आया, तो समझो। मतलब बेटा आपने देखो स्प्रे वाली बोतल देखी है ना, स्प्रे वाली बोतल देखी है, जैसे आपने परफ्यूम की बोतल देखी होगी ना, परफ्यूम के देखो उसको दबाते हैं तो उसका जो है ना अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है ना। तो ये स्प्रे वाला जो मटेरियल है उसने देखो बोला है एरोसोल। एरोसोल मतलब जो गैस वाले जो मटेरियल होते हैं, जो गैस में गैस को मिलाकर बनाए जाते हैं, उनमें अंदर से जो मटेरियल बाहर निकालना है तो उसके लिए एक बल कार्य करता है जिसको एरोसोल प्रणोदक कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एरोसोल प्रणोदक कहते हैं। तो जो गैसेस वाले पदार्थ होते हैं या गैसों को स्प्रे के रूप में जब बाहर निकालते हैं तो उसमें एक बल काम करता है जिसे हम एरोसोल प्रणोदक कहते हैं। और ये जो आपका मैथिलीन क्लोराइड है उसी में एयर प्रणोदक का काम करता है, उसी में प्रोपिलेंट का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, प्रोपिलेंट का काम करता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि एरोसोल का मतलब क्या है, एक बल होता है जो क्या करता है, अंदर वाले पदार्थ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये जो आपके स्प्रे वाले पदार्थ हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है ताकि वो अंदर का जो मटेरियल है वो शीघ्रता से आसानी से बाहर निकल पाए, ठीक है। इसके अलावा औषधि में बता ही दिया, ठीक है। अब अगला है धातु की सफाई और फिनिशिंग विलायक के रूप में, मतलब जो धातु की, अगर कोई धातु ऐसी है ना, कुछ धातु ऐसी होती है जो अच्छे तरीके से साफ नहीं होती, तो इसकी हेल्प से हम साफ उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख क्या हो गए, उपयोग होगा, ठीक है ना। अब इसका मानव शरीर पर होने वाला प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज को आप समझो थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव क्या है, तो देखो केंद्रिका तंत्रिका तंत्र, देखो यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचा देता है। हमारे जो बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका तंत्र है उसको हानि पहुंचाता है, ये कौन, मैथिलीन क्लोराइड। दूसरा,
कम मात्रा में संपर्क, मतलब सुनने और देखने की क्षमता में आंशिक कमी आती है। देखो अगर हम ज़्यादा इसके है ना, इसके ज़्यादा प्रभाव में रहे ना, तो सुनने में देखने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके ज़्यादा संपर्क में भी नहीं लेना है। ठीक है, चलो अब अधिक मात्रा में संपर्क में रहने से क्या होता है, चक्कर। देखो कम मात्रा में अगर संपर्क में रहेंगे तो सुनने में देखने में दिक्कत होगी, और अधिक मात्रा में अगर इसके संपर्क में रहेंगे तो चक्कर आना, मितली, हाथ पैर की उंगलियों में सनसनी व जड़ता, इस टाइप के रोग क्या हो जाते हैं, हमें हो जाते हैं। ठीक है ना, चलो त्वचा व आंखें, सीधे संपर्क में आने से त्वचा पर तीव्र जलन, लालपन, आंखों के संपर्क में आने पर है ना कॉर्निया जल जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको चीज़ याद रखना कि जैसे ये आंखों के संपर्क में आएगा तो इसका कॉर्निया जो है ना वो जला देता है। आंखों में जो कॉर्निया होता है ना उसको क्या कर देता है, ये जला देता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है कि क्या आता है, चक्कर, मितली आती है, मितली मतलब उल्टी है ना। ठीक है, देखने सुनने में कमी आ जाती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। चाहो तो आप इसके डायरेक्ट यही वाले पॉइंट 1 है ना, 2, 3 और ये 4 बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये जो आगे की हेडिंग है इनको ना लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये डाइक्लोरोमेथेन हो गया, इसके उपयोग हो गए और इसके जो मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव हो गए। ठीक है ना, चलो अब बेटा आगे बढ़ो और हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन मतलब क्लोरोफॉर्म की बात करने वाले हैं ना, CHCl3 की। ठीक है ना, अच्छा इसका उपयोग क्या है, तो देखो बसा, एल्केलॉइड है ना, मतलब जो रबर होती हैं, आयोडीन आदि पदार्थों के विलायक में है ना, तो जैसे बसा, एल्किलॉइड होते हैं, आयोडीन है, जो अगर जल में नहीं घुलते ज़्यादातर, तो इनको हम क्लोरोफॉर्म में घोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब प्रशीतक के रूप में, आप डायरेक्ट ऐसा लिखना प्रशीतक के रूप में। किसके रूप में बेटा, प्रशीतक के रूप में, मतलब प्रशीतक मतलब ठंडक के लिए। रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, इनमें ठंडक के लिए भी हम इनका उपयोग करते हैं। प्रशीतक का मतलब क्या होता है, ठंडक, ठंडक के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अगला, पूर्व में शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग, मतलब पहले अभी की बात नहीं कर रहे, अभी जो है ना हम इसका उपयोग नहीं करें, लेकिन पहले हम इसका जो चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते थे पहले, अभी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका उपयोग हुआ है। अब मानव शरीर पर प्रभाव, तो देखो सूंघने पर केंद्रिका तंत्र अवनित मतलब गड़बड़ हो जाता है ना, अवनित मतलब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, सूंघने पर मतलब इसको सूंघ भी नहीं सकते, मतलब इससे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। एक बात ध्यान रखना, ये तंत्रिका तंत्र अवनित हो जाता है, मतलब बेहोशी हो जाती है इससे, है ना। अक्सर हमने देखा होगा टीवियों में वो एक रूमाल लेके उसके नाक पे लगा देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म का ही उपयोग करते हैं, समझ रहे हो आप, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का ही उपयोग करते हैं, तो सूंघने से तंत्रिका तंत्र अवनित हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है आदमी। ठीक है ना, अल्पकालिक प्रभाव, वायु में अधिक मात्रा होने पर चक्कर आना, थकान और सिर दर्द, मतलब अगर वायु में ये मात्रा अगर ज़्यादा है तो चक्कर आना, थकान, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और अल्पकालिक प्रभाव है, अगर इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखें तो लीवर, ठीक है, किडनी को गंभीर क्षति पहुंचती है इससे। ठीक है ना, चलो अब विषैली गैस का निर्माण, मतलब ये जो आपका क्लोरोफॉर्म है इससे एक विषैली गैस का निर्माण होता है जो आपका क्या है, फास्जीन। ठीक है ना, तो ध्यान रखना वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यंत विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करता है। भाई ध्यान रखना इस पॉइंट को, इस बात को। ठीक है, देखो और मैं फास्जीन का निर्माण कैसे होता है मैं वो चीज़ भी आपको समझा रहा हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है ना। तो अगर इस CHCl3 को वायु में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, वायु में, मतलब O2 के उपस्थिति में रख दिया जाए, तो क्या हो जाता है, जो क्लोरोफॉर्म है इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और फास्जीन गैस बन जाती है। कैसे बन जाती है, देखो इधर समझो ध्यान से, है ना। हमारे पास क्या है, CHCl3 है, हमारे पास क्या है, CHCl3 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ये जो H होता है, जो दिख रहा है ना H, इस HO के साथ मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है। HO के साथ मिलकर क्या बना दे, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड बेटा रुको, एक सेकंड रुको, ठीक है ना। हाँ सुनो, तो यहाँ पर बेटा जो जैसे ही हम इस क्लोरोफॉर्म को O2 के, मतलब जैसे ही हम O2 के प्रभाव में रखते हैं या फिर क्लोरोफॉर्म का जैसे ही ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका एक देखो H पर क्या होता है, प्लस होता है और Cl पर माइनस, तो जो आपको दिख रहा है ना H, ये H एक Cl के साथ क्या बना देता है, HCl बना देता है ना। और जो O है वो यहाँ आकर जुड़ जाता है,
ठीक है, 1 मिनट, है ना, इसको पूरा साफ करता हूँ, है ना, फिर आपको क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ। देखो ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3। जैसे ही हम इसको वायु में रखेंगे तो इसका आधा अणु लेंगे, मतलब 1/2 लेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये H क्या होगा, Cl को बाहर कर देगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा। और जो एक देखो 2 से 2 तो कट गया, एक ही O बचा ना, तो ये O यहाँ जुड़ जाएगा और जैसे ही यहाँ जुड़ेगा तो COCl2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक जहरीली गैस है जिसका नाम है फास्जीन, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, तो ये मानव शरीर पर होने वाले प्रभाव समझ गए, ठीक है। अब ट्राई आयोडोमेथेन मतलब आयोडोफॉर्म के समझो, ठीक है ना। तो आयोडोफॉर्म प्रमुख उपयोग, है ना, प्रमुख उपयोग समझो, ठीक है ना। तो आयोडोफॉर्म के तो पहला, प्रारंभ में इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना कि आयोडोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, पूतिरोधी में, ये आपका ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है ना। चलो इसका पूतिरोधी गुण स्वयं आयोडोफॉर्म के कारण नहीं बल्कि इससे मुक्त होने वाली मुक्त आयोडीन के कारण होता है, ठीक है ना। चलो है ना, ये इसकी अप्रिय अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर अन्य आयोडीन युक्त दवाओं का उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके प्रभाव हो गए, कुछ उपयोग हो गए, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो आपको जो आयोडोफॉर्म है उससे उतना ही याद रखना है, ठीक है ना। चलो मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना याद रखना है, ठीक है। अब CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC के उपयोग देखो, देखो प्रशीतक में, ठीक है, एरोसोल कैन में, जो एरोसोल कैन वो ही बताया था मैंने, है ना, जैसे परफ्यूम की कैन है उसमें प्रणोदक के रूप में, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के निर्माण में, ठीक है। जो आपका भी देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिख रहा है आपको, इसके निर्माण में अपन इसका उपयोग करते हैं, मतलब इससे हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। चलो अब दवा उत्पादन में फीड स्टॉक, सामान्य विलायक, दाग धब्बे हटाने एवं द्रव अग्निशामक के रूप में, मतलब जो अग्निशामक यंत्र होते हैं इसमें भी कर सकते हैं इसका उपयोग। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CTC होती है बहुत ठंडी होती है, इसलिए आग बुझाने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो दवा उत्पादन में, ठीक है, सामान्य विलायक ऐसा लिख लेना, दवा उत्पादन में सामान्य विलायक, दाग धब्बे हटाने और अग्निशामक यंत्र में ऐसा लिख लेना, है ना। फीड स्टॉक हटा देना क्योंकि वो कठिन वर्ड लग रहा है आपको, ठीक है ना। चलो अब मानव शरीर एवं पर्यावरणीय प्रभाव देखो, कैंसर एवं तंत्रिका क्षति, इसके उद्भाषण से मतलब इसके ज्यादा उपयोग से यकृत कैंसर हो जाता है ना, किसके, CTC के, है ना। चक्कर आना, सिर का हल्कापन, मितली और उल्टी, ये सब चीजें हो जाती हैं, ठीक है। गंभीर प्रभाव, मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी, हृदय गति अनियमित होना, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। अब ओजोन परत को ये क्षरण पहुंच, अब ये देखो ओजोन परत पर क्षरण, ये पर्यावरणीय प्रभाव है। ओजोन परत पर क्षरण जो है ये पर्यावरणीय प्रभाव है इसका, है ना। यह ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हानिकारक UV किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं। तो ये इसका हानिकारक प्रभाव है, ठीक है ना। तो ये पर्यावरणीय प्रभाव भी है इसका, ठीक है ना। देखो ये वाला थ्योरेटिकल टॉपिक था, इसीलिए मैं इस स्क्रीन पर आया हूं और इस पे समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलो अब फ्रीऑन, है ना, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो ये फ्रीऑन भी है इसका नाम, जो CF2Cl2 है इसका नाम फ्रीऑन भी है। तो इसके सूत्र भी आपके ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं ना, तो इन चीजों को याद रखना, ठीक है ना। चलो अब एरोसोल प्रणोदक, है ना, जो आपको मैंने बताया ना परफ्यूम वाली बोतल, उसमें प्रशीतक, ये भी ठंडी है तो प्रशीतक में, ठीक है, वायु के शीतलन में, ठीक है, व्यापक रूप से उपयोग होता है, ठीक है ना। अब प्रभाव, यह अत्यंत स्थायी, निष्क्रिय तथा अविषैली गैस है, मतलब ये विषैली गैस नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाँ, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। चलो अब ओजोन परत को क्षति, सौरमंडल में समताप मंडल में विस्तृत होकर ये ओजोन परत को क्षरण पहुंचाती है, मतलब ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, ये भी है। अब आप प्रत्यक्ष स्वास्थ्य प्रभाव, ओजोन परत पतली होने से पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बढ़ता है, जिससे त्वचा कैंसर, अब यहाँ सुनो, त्वचा कैंसर किससे होता है ना, आंखों की बीमारी एवं प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम, ठीक है, भी कमजोर कर देता है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो त्वचा कैंसर इसमें ज्यादा विशेष तौर पे याद रखना, ठीक है ना। चलो ओके, चलो अब लास्ट है हमारा कौन, DDT बचा है, लास्ट हमारा कौन बचा है, DDT, ठीक है ना बेटा। चलो एक सेकंड रुको बेटा, ये जो DDT है मैं पहले DDT का सूत्र बताता हूँ आपको, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ DDT का सूत्र बेटा ये होता है, देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। देखो डाइक्लोरो है और डाइफेनिल है, ट्राइक्लोरोएथेन। देखो डाइक्लोरो का मतलब कितने क्लोरो बेटा, 2 क्लोरो होती हैं, ठीक है। चलो मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको बेंजीन बना दिया, ठीक है ना, क्या बना दिया, बेंजीन। अब ये 0 लगाया, आप बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो ये Cl, तो देखो डाइक्लोरो हो गया,
है ना। देखो 2Cl हो गया, अब डाइक्लोरो हो गया, अब डाइफेनल, देखो बेंजीन को फेनल बोलते हैं तो देखो डाइफेनल भी हो गया। फिर ट्राइक्लोरोएथेन, तो दोनों जो बेंजीन हैं इनको ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो CH और CCl3, ये इसका सूत्र होता है DDT का, ठीक है ना। अब देखो PP, इस P का भी मतलब पैरा है और इस P डैश का भी मतलब पैरा है। अब ये P डैश क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये Cl भी पैरा पे जुड़ा और ये भी पैरा पे जुड़ा। अब दोनों को PP नहीं बोल सकते क्योंकि ये अलग बेंजीन का है और ये अलग बेंजीन का है, इसीलिए इसको हमने P बोल दिया तो इसको P डैश बोल दिया, है ना। तो PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रथम क्लोरीनकृत कार्बनिक कीटनाशी है, देखो ध्यान रखना ये कीटनाशी है जिसका उपयोग कृषि एवं मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नियंत्रित करने में किया जाता है, बस इतना ही लिखना है। अब जैव संचयन, यह बसा में विलय और जल में आविलय है, देखो ध्यान रखना ये बसा में विलय है लेकिन जल में आविलय है, जिसके कारण यह जीवों के बसीय ऊतकों में जमा हो जाता है और खाद्य श्रृंखला में एकत्रित होकर जीवों व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। आजकल DDT पर बेटा बैन है, DDT पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो हम 100% पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको सारी चीजें हम बराबर करा रहे हैं, ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।